जितेश, अंकुश, आरव, हेमा, सारिका, ये पांचों कॉलेज में के सबसे अच्छे दोस्त थे। उस दिन कॉलेज छूटने के बाद ये पांचों कॉलेज के कैंटीन में बैठकर पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। वो भी किसी ऐसी वैसी पार्टी की नहीं, वो थी 31 दिसंबर की पार्टी की प्लानिंग। पांचों दोस्तों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा था। उनके पेरेंट्स कोई बिजनेसमैन तो कोई बिल्डर ऐसे ही थे। तो आम सी बात है, बड़ी बाप से बड़ी बिगड़ी हुई औलाद, ट्रिप, ट्रैकिंग, डिस्को, बार, इन सब में उन सब लड़कों का आना जाना रहता था। इन सब चीज़ों की उन्हें आदत पड़ गई थी। इसी बीच 31 दिसंबर की रात तो उनके लिए दिवाली ही साबित हो गई थी, क्योंकि आज तक वो उनके घर में, ऑफिस में या फिर उनके कॉलेज में पार्टियां करते थे, जहाँ पर उनके माँ बाप उनके आसपास रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया था, जिससे कि उन्हें किसी भी इंसान की कोई रोक टोक वहाँ पर ना हो। इसलिए वो उनके घर से काफ़ी दूर कहीं बाहर पार्टी करने के लिए जाने वाले थे। इसी बीच जितेश और हेमा और अंकुश और सानिका एक साइड को बैठे थे। उन चारों को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये रिलेशन में है। सिर्फ आरव ही था जो उनसे काफ़ी दूर बैठा था, अकेला, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसका ब्रेकअप हो चुका था। वो पूरी तरह से डिप्रेशन में था। बहुत देर तक उनकी चर्चा चली और फिर कुछ देर के बाद उन्होंने एक जगह जाने का निश्चित किया, और वो जगह थी गोवा। वो गोवा जाने के लिए एक दिन पहले ही निकलने वाले थे, क्योंकि फिर उनको वहाँ पर जाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आखिरकार 30 दिसंबर का दिन आ गया। सब पैकिंग करके वो निकलने वाले थे गोवा के लिए। शाम 8 बजे के दरमियान उनकी गाड़ी मुंबई से गोवा जाने के लिए निकल पड़ती है। अंकुश ने खुद की कार ली थी, क्योंकि आगे जाकर उनको पार्किंग की या फिर किसी भी और तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो सब लोग एक ही कार में बैठे हुए थे। आगे अंकुश और आरव बैठा था और पीछे जितेश, हेमा और सारिका बैठे थे। मुंबई में ही उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका था। काफ़ी रात हो चुकी थी जब वो मुंबई के बाहर निकले। पर जैसे जैसे वो बाहर जा रहे थे, उनका रास्ता साफ और ट्रैफिक फ्री हो रहा था। रास्ते में 15 मिनट के लिए वो एक होटल पर रुके और फिर गोवा जाने के लिए निकल गए। गाड़ी अंकुश चला रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे। गाड़ी में के सब लोग जग ही रहे थे। घाट रास्ते को शुरुआत हो चुकी थी। सब टर्न्स पर अंकुश उसकी गाड़ी काफ़ी ज़ोर से चला रहा था। अंकुश को गाड़ी चलाने का वैसे तो काफ़ी अच्छा अनुभव था, लेकिन इतने देर रात का गाड़ी चलाने का उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। गाड़ी कशेड़ी घाट से जा रही थी। अंकुश ने इससे पहले भी कशेड़ी घाट के बारे में बहुत कुछ सुना था, मतलब वहाँ के भूत के किस्से के बारे में। उसकी नज़र सीधे रास्ते पर ही थी। आगे जा रही एक कार की बैकलाइट पर उसकी नज़र पड़ी। उस लाइट से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी, जैसे कि वो उस लाइट के सम्मोहन में आ चुका था। तभी अंकुश को रास्ते के बीच में कोई बूढ़ा आदमी दिखा। वो बूढ़ा आदमी रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया और वो अंकुश की तरफ देख रहा था। ये सब इतनी तेज़ हुआ कि अंकुश को कुछ करने का चांस ही नहीं मिला, पर फिर भी उसने गाड़ी का स्टीयरिंग दाईं तरफ घुमाया और गाड़ी को रास्ते के नीचे उतार दिया। गाड़ी वैसे तो किसी पेड़ पर ठुकी नहीं, लेकिन झटका काफ़ी ज़ोर से बैठा था। पीछे बैठे हुए जितेश ने पूछा, क्या हुआ अंकुश, क्या हुआ? अंकुश बोला, कुछ नहीं रे। वो बूढ़ा आदमी एकदम से रास्ते के बीच में आकर खड़ा हो गया था। अंकुश गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए कहने लगा था, लेकिन बाहर जब उसने देखा
तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। सारे दोस्त गाड़ी के बाहर देखने लगे कि कोई दिखता है या फिर नहीं, पर वहाँ पर सच में कोई नहीं था। कहीं गाड़ी चलाते वक्त सो तो नहीं गए थे। सब लोग अंकुश का मजाक उड़ाने लग गए थे, पर अंकुश के चेहरे पर अभी तक आश्चर्य और गंभीरता साफ दिख रही थी। एक एक करके सब लोग गाड़ी के नीचे उतर गए। वहीं पर पीछे से एक गाड़ी उनके साइड से तेजी से निकल गई। वहीं से एक गाड़ी वाला जा रहा था। वो रुक कर पूछता है, सब कुछ ठीक है ना? तो अंकुश कहता है, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। और वहीं पर अंकुश जेब में से सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। तुम अभी आराम करो, गाड़ी अब मैं चलाऊंगा। ऐसे बोलते हुए आरव ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया। सब लोग सोचते हैं कि शायद अंकुश को गाड़ी चलाते हुए नींद आ चुकी थी, इसलिए ऐसा हुआ। अंकुश को तो अब तक उसके आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में छप गया था उस बूढ़े आदमी की नज़र जो उसे घूर के देख रही थी उस रास्ते के बीच में से। अंकुश बाहर से कार में आता है और तभी आरव से कहता है कि आरव तुमने ये क्या किया? आरव पूछता है कि क्या हुआ? अंकुश कहता है कि तुमने बाहर रखे हुए टोटके पर पाँव रख दिया। आरव और जितेश ने वहां जाकर खुद देखा तो उन्होंने पाया कि इस बार अंकुश सच बोल रहा है। वहां पर हल्दी और कुंकू का कुछ टोटका रखा हुआ था। उस पर आरव ने पैर रख दिया था। दोनों ही लड़कियों ने टोटके का नाम सुनते ही गाड़ी में जाने का फैसला किया और जल्दी से अंदर जाकर बैठ गए। और वो तीनों दोस्त उसी बारे में चर्चा करते करते गाड़ी में आकर बैठ गए और कहने लगे, अरे ये टोटके वोटके सब कुछ नकली होते हैं, अंधश्रद्धा होते हैं। पर तभी कोई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने मजाक किया होगा, ये सच में इसी जगह का टोटका है। शायद किसी को इसी जगह पर एक्सीडेंट या फिर कुछ हो गया होगा, इसीलिए उसने इस टोटके को यहाँ पर रख दिया। तो शायद मुझे दिखा हुआ वो बूढ़ा इंसान कहीं इसी टोटके को खाने के लिए तो वो यहाँ पर नहीं आ रहा था, अंकुश कहता है। अंकुश ने उसके मन की सब बातें बोल दी। अरे अंकुश, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं और इसी बीच टोटका, आत्मा, ये सब बीच में कहाँ से आ? जितेश ने अंकुश को ऐसा कहा और वो वहाँ से आगे जाने के लिए निकल गए। सब कुछ ठीक से भी चल रहा था तब भी उनका मन विचलित हो चुका था। और सब कुछ भूल जाए इतनी तो ये छोटी बात थी भी नहीं, पर अगर पिकनिक और पार्टी को एंजॉय करना होगा तो उन लोगों को ये सब भूल कर आगे जाना ही होगा। इस बार गाड़ी आरव चला रहा था, वही आरव जिसने उस टोटके पर पाँव रखा था, उसका अपमान किया था। वो भूत प्रेत ऐसी घटनाओं को अंधविश्वास कहने वालों में से था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी और वो बहुत सारी गाड़ियों को ओवरटेक करके आगे जा रहा था। तब आरव को छोड़कर बाकी के सब लोग सो रहे थे। सुबह सुबह करीबन 6 बजे एक बड़े झटके के साथ सबकी नींद खुल जाती है। उसी में जोर जोर से लड़ाई की आवाज़ और गालियाँ, ये सब कुछ उन लोगों को सुनाई दिया। और उसी बीच आरव को देखकर तो सबकी सांसें जैसे रुक ही गई हो। वो बहुत जोर से किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। उसने पहना हुआ सीट बेल्ट उसके झगड़े के झटके के कारण काफ़ी ज़ोर से स्ट्रेच हो रहा था। ऐसा लग रहा था अगर आरव ने सीट बेल्ट पहना नहीं होता तो शायद वो गाड़ी में से उठकर हाथापाई पर ही उतर आता। पर यह सब कुछ हुआ कैसे था? देखा जाए तो इसमें सब गलती आरव की ही थी। उसने एक बाइक वाले को बहुत ज़ोर से टक्कर मार दी थी। बाइक वाला बार बार बचा था। उसकी खुद की गलती होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहा। बाजू में बैठे अंकुश ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो वो एकदम तवे जैसा गर्म हो गया था। उसे बहुत तेज़ बुखार आया हुआ था। कैसे वैसे करके वो झगड़ा रोक तो दिया था, लेकिन
आरव का वैसा रूप उन्होंने पहली बार देखा था। इसी बीच उसका शरीर बुखार से गर्म हो रहा था। उन लोगों ने आरव को ड्राइविंग सीट से हटाया और फिर से अंकुश ने गाड़ी चलाई और वो वहाँ से निकल गए। बचे हुए पूरे रास्ते पर गाड़ी अंकुश ने चलाई, लेकिन अंकुश की तिरछी नज़र आरव की तरफ ही जा रही थी। आखिरकार सुबह सुबह उनकी गाड़ी उनके होटल तक पहुंच गई। उनका सफ़र देखा जाए तो उतना अच्छा हुआ नहीं था। आरव की भी तबीयत कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। उसे बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ था। उन्हें लगा कि ये शायद कुछ आम सा बुखार होगा, इसीलिए उन्होंने रास्ते में से ही मेडिकल पर गोलियां ले ली थी। होटल में जाने के बाद उन्होंने 2 लड़कियों के लिए एक छोटी रूम और 3 लड़कों के लिए एक बड़ी रूम ले ली थी। दोपहर का वक्त होने पर जितेश और अंकुश, हेमा और सारिका ये होटल से बाहर निकल गए। रूम पर अकेला ही आराम कर रहा था। सोचा था कि शाम तक उसका बुखार कम हो जाएगा और रात को वो एक साथ पार्टी करेंगे। 31 दिसंबर की उस शाम उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। बाकी की मस्ती आरव के साथ करेंगे, ये सोचकर वो चारों लोग होटल की तरफ निकल गए। जितेश और अंकुश के पास रूम की चाबी थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं तो वो देखते हैं कि उन सब का सामान इधर उधर पे बिखेर रखा था। उनके बैग में के कपड़े कहीं पर फेंके हुए थे। उस रूम में का वो सब कुछ तामझाम देखकर जितेश का तो सिर ही घूम गया था। जितेश रूम से बाहर होटल मैनेजमेंट की ओर कंप्लेंट करने जाने ही वाला था, तभी उसे अंदर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। आरव, आरव ये तुम हो? जितेश पूछने लगा। रूम में का सब कुछ वातावरण एकदम अजीब हो गया था। हेमा और सानिका, इन दोनों को तो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कि वो किसी हॉरर मूवी के सेट पर खड़ी हो। आरव बाहर कहीं नहीं था और वो आवाज़ भी अंदर की एक रूम से आ रहा था। देश ने झुककर उस रूम में देखा तो वहाँ पर एक डस्टबिन के पास उसे आरव बिना कपड़ों का बैठे हुए दिखा। उसने डस्टबिन में का पूरा कचरा बाहर निकाल दिया था और वो उसी में से कुछ निकाल कर खा रहा था। आरव, आरव ये तुम क्या कर रहे हो? जितेश का ऐसा आवाज़ सुनते ही आरव ने तेज़ी से जितेश की ओर देखा। अंधेरे में चमकने वाले आरव की वो आंखें देखकर जितेश के भी पैर पीछे हो गए। कुछ भी समझ में आने से पहले ही आरव ने जितेश के ऊपर छलांग लगा दी। जितेश एकदम से पीठ के बल गिर गया और आरव उसके छाती के ऊपर चढ़ गया था। वो खट खट करके उसके दांत बजा रहा था। आरव की ये भयानक अवस्था देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अंकुश ने हिम्मत करके आरव को दोनों हाथों से तेज़ी से पकड़ कर रख दिया। हेमा, सारिका, जल्दी से बेड पर की चादर ले और उसके ऊपर डाल दो, अंकुश बोला। चारों ने आरव को उस चादर के बीच में बांध कर रख दिया। भी बंधे होने के बावजूद भी आरव चुप बैठने का नाम तक नहीं ले रहा था। किसी जंगली जानवर की तरह वो अपने ही शरीर को झटके दे रहा था ज़ोर ज़ोर से। वो वहाँ पर खड़े सभी को एवं लड़कियों को भी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। काबू में करना उन चारों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। हेमा ज़ोर से बोली कि हम बाहर से किसी को मदद के लिए बुलाते हैं। तभी उन्हीं में से किसी एक ने होटल मैनेजर को कॉल लगाया और इस सब के बारे में बताया। सब लोग दौड़ते हुए ऊपर आए और आरव को वैसे देखते ही उन्होंने एक डॉक्टर को फ़ोन लगाया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर वहाँ पर आए। बाद में वहाँ पर बहुत सारे आदमी आए, पर फिर भी
आरव एक की भी नहीं सुन रहा था। डॉक्टर ने उसी वक्त उसे नींद की इंजेक्शन का डोज दे दिया। डॉक्टर ने उसके दोस्तों को पूछा कि क्या आरव को किसी तरह की बीमारी है या फिर कोई मानसिक तनाव। तो जितेश ने उस डॉक्टर को बताया कि उसका ब्रेकअप अभी अभी हुआ है। तो डॉक्टर ने उसी बेसिस पर उनको बताया कि शायद इसका ही मानसिक तनाव उसके दिमाग पर भारी असर कर रहा है। उन्होंने कुछ औषधियाँ और गोलियाँ उनको लिख कर दी और वो डॉक्टर वहाँ से चले गए। तभी आरव ने उसकी आंखें एकदम से खोली। वो पूरी तरह से होश में नहीं आया था। वो उस वक्त भी बेसुध ही था, लेकिन फिर भी उसने उसकी सफ़ेद सफ़ेद आंखें खोली और अंकुश का गला एकदम से दबा दिया। इंजेक्शन का असर अब भी उसके शरीर पर ही था, इसीलिए दोस्तों का उसे काबू में करने का इस बार का कोशिश सफल रही। पर वो सब देख रहा होटल में का एक कर्मचारी कहता है कि आप जो समझ रहे हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि आप मानो या फिर ना मानो, ये किसी आत्मा का काम है। अंकुश के मन में इतनी देर से जो कुछ भी घूम रहा था वही उस सफाई कर्मचारी ने बोल दिया था। वो आगे बोला, मैंने ये पहले भी देखा है, इंसानों का इस तरह बिना कपड़ों के घूमना, ऐसी हरकतें करना। मेरी बात सुनो, यहाँ पर पास ही में एक चर्च है, वहाँ के फादर को यहाँ पर रिक्वेस्ट करके बुला लो। वो बताएंगे आपको कि आगे क्या करना है। आरव की सारी जिम्मेदारी इन्हीं दोस्तों पर ही थी, तो उनको उस वक्त जो ठीक लगा उन्होंने वो सब कुछ किया। अंकुश उसी वक्त उस चर्च के फादर को बुलाने के लिए वहाँ से चला गया और फिर चर्च के फादर को वहाँ पर ले आया। जितेश उसके बाजू में ही बैठा था। हेमा और सारिका कुछ ही दूर उसके आगे बैठे हुए थे। जितेश की नज़र उसके हाथ की ओर गई। उसकी उंगलियां थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। तभी दरवाज़ा बजा। हेमा उठकर दरवाज़ा खोलती है। वहाँ पर दरवाज़ा खोलते ही आरव की आंखें पूरी तरह से खुल गई। इंसान नींद से उठता है तब उसकी आंखें थोड़े थोड़े करके खुलते हैं, लेकिन आरव की आंखें एकदम से झटके से खुले। जैसे ही फादर अंदर आए, आरव उसके पेट के ऊपर खड़ा हो गया। वो भयानक आवाज़ में गुर्रा रहा था। उन्होंने उनके साथ एक कांच की बॉटल में किसी तरह का कोई पानी लेकर आए थे। उन्होंने वो पानी बारी बारी से सबके शरीर के ऊपर मारा, पर जैसे ही आरव की बारी आई वो काफ़ी तेज़ी से चिल्लाया, जैसे कि उसके शरीर के ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया हो। फादर ने काफ़ी सारे मंत्र भी कहे। जैसे ही मंत्र वो सुनता, आरव काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगता था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर कस के लगा रखा था। जितेश और अंकुश ने उसके हाथों को खींच कर पकड़ के रखा था। आरव काफ़ी तेज़ी से चिल्लाने लगा और फिर फादर आरव के सर पर हाथ रख कर कहते हैं कि तुम भूत प्रेत पिशाच जो कोई भी हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम अभी इसी वक्त इस बच्चे का शरीर छोड़कर चले जाओ। और तभी उसी वक्त आरव एकदम से बेड पर गिर जाता है। फादर कहते हैं कि इस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मुझे पता चल गया है, पर ये सब कुछ उससे गलती से हुआ था। तो वो कहते हैं कि इसे एक वैसा ही टोटका फिर से बनाकर उसी रास्ते पर रखना होगा, नहीं तो वो आत्मा उसे आकर फिर से झपट लेगी।